हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। तो इसकी इंपॉर्टेंस को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक चैप्टर है। यहाँ पर आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझनी है और सीखनी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कैसे हम इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इस चैप्टर में जो बेसिक हम सीखेंगे उसे हम क्लास 11th और 12th के जो इनऑर्गेनिक के दूसरे टॉपिक है वहां पे उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो परमाणु की त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर हम परमाणु की त्रिज्या में देखते हैं पहले 3 त्रिज्या के बारे में, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वैन डर वाल्स त्रिज्या। हम इन तीनों त्रिज्या को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सहसंयोजक त्रिज्या मतलब वहां पर सहसंयोजक आबंध होगा। सहसंयोजक आबंध जैसे हमने क्लोरीन का एक अणु लिया। क्लोरीन के अणु का निर्माण कैसे होता है, 2 Cl के परमाणु से। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु एक दूसरे से मिलकर क्लोरीन के अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें ये पता है कि प्रकृति में, हमें नेचर में जो क्लोरीन का फॉर्म मिला है वो Cl2 है। तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ कि क्लोरीन की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि नेचर ने तो हमें Cl2 दिया है, तो हम कैसे क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को हम कहते हैं d। इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को d कहते हैं d। और यहां पर अगर हमें क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या निकालनी है तो हम यहां पर करेंगे d/2। हमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली है वो आई है d की 198 पिकोमीटर। मतलब अगर क्लोरीन की त्रिज्या की बात करें तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 198/2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन हमें नेचर में Cl2 के फॉर्म में मिलता है। तो यहां पर अगर आपसे सिंगल क्लोरीन के परमाणु की त्रिज्या के बारे में पूछा जाए तो हम इस तरह क्लोरीन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 क्लोरीन के डिफरेंट परमाणु एक दूसरे के साथ आबंध बनाते हैं, इसे हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अब बात करेंगे हम धात्विक त्रिज्या के बारे में कि धात्विक त्रिज्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि धात्विक त्रिज्या क्या होती है। धात्विक त्रिज्या मतलब यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे धातुओं की, तो देखिए, अगर आपके पास एक लोहे की छड़ है, तो हम जानते हैं कि लोहे की छड़ में जो धातु का उपयोग हुआ है वह होगा हमारा आयरन का धातु। अब एक लोहे की छड़ में बहुत सारे आयरन के परमाणु होंगे, बहुत सारे Fe के परमाणु होंगे। जैसे कॉपर का अगर बर्तन लिया तो वहां पर कॉपर के बहुत सारे परमाणु होंगे, तभी तो उसका निर्माण हो पाया है। तो यहाँ पर एक परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार जुड़ा है इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर अगर हमने कॉपर के 2 परमाणु लिए, वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होंगे। यहां पर आप समझ सकते हो कि अगर हमने 2 डिफरेंट कॉपर के परमाणु लिए, वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होंगे। तो यहां पर इन दोनों के नाभिक से अगर हम दूरी ज्ञात करें
इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को हमने कहा d। इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को कहा d। और यहां पर अगर हम एक कॉपर के परमाणु की त्रिज्या को निकालना चाहते हैं तो d/2। जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हमें मिली है वो हमारा है 256। यहां पर जो d की जो वैल्यू हमें मिली है वो है हमारा 256 पिकोमीटर। 256 पिकोमीटर। अगर हम इसे डिवाइड कर दे 2 से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक कॉपर के परमाणु की त्रिज्या की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां सहसंयोजक त्रिज्या एक दूसरे में ओवरलैप करते हुए हमें क्लोरीन के दो परमाणु दिखे, दो क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे में पूर्ण रूप से ओवरलैप कर रहे थे, जिसे हम अति व्यापन कहते हैं। इस प्रकार अति व्यापन करते हैं। जबकि कॉपर के केस में हमने देखा या किसी भी धातु के केस में हमने देखा कि दो परमाणु धातु के इस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो धातु के केस में हम इसे धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अब बात करेंगे हम वेंडरवाल त्रिज्या के बारे में। तो वेंडरवाल त्रिज्या के बारे में हम क्या समझते हैं कि वेंडरवाल की त्रिज्या कहां होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंडरवाल की त्रिज्या हमें कहां मिलेगी। वेंडरवाल की त्रिज्या हमें उत्कृष्ट गैसों में मिलेगी। उत्कृष्ट गैसों में मिलेगी। आप देख सकते हैं परमाणु की त्रिज्या में यहां लिखा कि धात्विक त्रिज्या के लिए केवल परमाणुवीय त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए अगर आपके पास कॉपर के दो परमाणु हैं, अगर कॉपर के दो परमाणु हैं, इन दोनों के बीच के जो को d कहा और d यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हमें अगर x दिया हुआ है तो यहाँ पर r की वैल्यू d/2 होगी, r की वैल्यू d/2 होगी। लेकिन ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक परमाणु की त्रिज्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये तो धात्विक त्रिज्या की बात थी। अब बात करेंगे वेंडरवाल त्रिज्या के बारे में कि वेंडरवाल की त्रिज्या क्या होती है। आइए देखते हैं वेंडरवाल की त्रिज्या में हम बात करेंगे कि वेंडरवाल की त्रिज्या किस प्रकार होती है। तो वेंडरवाल की त्रिज्या में हम देखते हैं कि ये उत्कृष्ट गैसों के केस में होती है। उत्कृष्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये हमारे उत्कृष्ट गैस जिसे हम नोबल गैस बोलते हैं। ये सभी एकल परमाणु के होते हैं, एकल परमाणु के होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम हीलियम की बात करें तो ये प्रकृति में सिर्फ हीलियम के रूप में मिलता है, सिर्फ एक परमाणु के रूप में मिलता है। यहाँ पर जहां पे हमने क्या देखा सहसंयोजक त्रिज्या में कि Cl2 अणु हमें नेचर में मिलता है, जबकि यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के केस में हमें सिर्फ एक परमाणु ही मिलता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो अगर हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें इनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि परमाणु को पकड़ा और उसकी त्रिज्या को निकाल दिया। यहाँ पर कुछ हमें एक्सपेरिमेंटल चीजें देखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर वेंडरवाल त्रिज्या के केस में यहाँ पर दो हीलियम के परमाणु एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, और यहाँ पर इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी को d कहेंगे और रेडियस के लिए r = d/2। तो इस तरह हमने देखा कि वेंडरवाल की त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट गैसों के केस में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो बात करेंगे अब हम पीरियोडिक टेबल की, लेकिन उसके पहले हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे कंक्लूड कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें तो वह इस प्रकार था, अगर हम धात्विक त्रिज्या की बात करें तो वह इस प्रकार था, और अगर हम आपसे वेंडरवाल त्रिज्या की बात करें तो वह एक दूरी पर था। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा आकार होगा, आकार में सबसे बड़ा
आकार की बात करें तो वेंडरवाल त्रिज्या का जो वेंडरवाल त्रिज्या आकार में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं यहां पर d और यहां d, इन दोनों के बीच में, और यहां पर जो डिस्टेंस है नाभिक से दूरी, यहां पर वेंडरवाल त्रिज्या के केस में ये बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आ गई कि वेंडरवाल त्रिज्या आकार में बहुत बड़ी होती है। उसके बाद आता है धात्विक त्रिज्या और फिर हमारा आता है सहसंयोजक त्रिज्या। अब बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी नियमित रूप से वृद्धि होती है, यहां पे देखते हैं। और दूसरा कि आप देख सकते हो यहां पर कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। त्रिज्या क्या होगी, आकार क्या होगा, घटेगा, त्रिज्या घटेगी। लेकिन अगर हम नीचे आए तो त्रिज्या बढ़ती है। इसका रीजन क्या है कि क्योंकि क्वांटम नंबर बढ़ता है, क्योंकि क्वांटम नंबर बढ़ता है। अब देखिए यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं। अब यहां पर हम जरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर ले। अगर हमने यहां पे लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां पर हम जानते हैं कि लिथियम के केस में 2 शेल होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, जबकि सोडियम के केस में 3 कक्ष पाए जाते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल यानी क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां पर आकार नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक उसी तरह अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएं तो हमारा परमाणु का आकार छोटा होता है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर हम बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर बात आती है बोरॉन, के बाद एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और फिर बात आती है नियॉन, आर्गन, और यहाँ पे हीलियम। ये चीज आपको समझ में आती है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो अगर हमने बोला कि बाएं से दाएं की ओर गए तो त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है। लेकिन क्या यहां पर ये बात सही है? यहां पर क्या ये बात सही है? यहां पर देखिए हम अगर एक्सपेक्टेड सीरीज की बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेड सीरीज की बात करें तो यहां पर लिथियम का साइज, बेरिलियम का साइज, फिर आता है बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। लेकिन आप जानते हो कि ये सभी सहसंयोजक त्रिज्या को बताएंगे, ये सभी सहसंयोजक त्रिज्या को बताएंगे, जबकि नियॉन हमारा वंडरवॉल त्रिज्या है, जबकि नियॉन हमारा वंडरवॉल त्रिज्या है। और यहां पर नियॉन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो इस बात को याद रखना है कि वेंडरवॉल त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है सहसंयोजक त्रिज्या से। तो यहाँ पे जो रियलिटी में हमें जो चीज मिलेगी वो क्या है कि नियॉन सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या निकालिए, इसमें किस तरह के परमाणु की त्रिज्या मिलती है, तो वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, पॉइंट नंबर 1 की वेंडरवॉल त्रिज्या आकार में बड़ी होती है धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के कंपैरिजन में। दूसरा कि त्रिज्या 3 प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वॉन्डरवॉल त्रिज्या। आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।